So today we will read about different acts passed by British which are not in the favor of Indians. So these acts make the people to raise their voice against British rule. तो इंडियंस जो थे वो इन एक्ट से खुश नहीं थे. नो विच वर द एक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें तो 1878 इंडियन आर्म्स, अगर हम बात करें तो आर्म्स एक्ट. दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश. आर्म्स एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश in 1878. Now by this act, Indians were not allowed to keep arms, whereas Europeans were allowed to keep arms with them. Indians were not allowed to keep arms with them. So due to this, Indians, they turned against British. They were not happy with British. And second, 1878 में ही अगर हम बात करें तो British passed Vernacular Press Act. तो बाय दिस एक्ट, वर्नैकुलर का मतलब पहले तो कॉमन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर होते थे. ब्रिटिश kept an eye on the newspapers which were published in the common languages. British hired some experts जो कि उन लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेजेस वाले न्यूज़पेपर्स पे अपनी नजर रखते थे. And editors of the newspapers of vernacular languages were not allowed to write anything in the newspapers that spoil the image of colonial government. तो अगर वो कुछ भी colonial government के against लिखते, press was seized and machinery was confiscated. तो vernacular press act के according British kept an eye on the newspaper which were published in vernacular, means common languages. Next, in 1883, British passed Ilbit Bill. Ilbit Bill जो था एक हिसाब से इक्वालिटी लेके आया. It brought equality. By this, अब इसके अकॉर्डिंग क्यों इक्वालिटी लेके आया? ये इंडियन एंड यूरोपियन जो थे ना, उनके केसेस इंडियन जजेस की कोर्ट में जा सकते थे बाय दिस बिल. बट यूरोपियंस दे प्रोटेस्टेड एंड दे डिमांडेड कि उनके केसेस इंडियन जजेस की केस कोर्ट में नहीं जाएंगे. दे आस्क्ड देयर गवर्नमेंट टू विथड्रॉ दिस बिल. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विथड्रू दिस बिल. And due to this showed the racial attitude of the colonial government. क्योंकि गवर्नमेंट को इस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था, या ये बिल तो लेके आया इक्वालिटी. तो बट when government withdraw this bill, this showed the racial attitude of the colonial government. तो ये तीनों हम कहेंगे कि ड्यू टू these acts हम कहेंगे कि इंडियंस जो थे ना, they were not happy with British. Arms Act, Indians were not allowed to keep arms with them, whereas Europeans were allowed. Vernacular Press Act, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि vernacular languages में जितने भी न्यूज़पेपर्स थे ना, ब्रिटिश kept an eye on them. फिर इल्बर्ट बिल लेके तो इक्वालिटी आया, बट ब्रिटिश प्रोटेस्टेड क्योंकि वो इंडियन जजेस की कोर्ट में जाना प्रेफर नहीं करते थे. They refused. They considered themselves superior. They refused to go to the courts of Indian judges. So that's why ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ा. एंड दिस शोड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट. अब 1885 में आ गई इंडियन नेशनल कांग्रेस. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. In 1885, Indian National Congress was formed by A.O. Hume. ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे. A.O. ह्यूम के अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. अब कांग्रेस जो थी ना, इसका फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885. कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में. अब अंडर द लीडरशिप ऑफ W.C. बैनर्जी. कांग्रेस के जो मेंबर्स थे दे वर W.C. बैनर्जी, बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र. तो ये सारे इसके मेंबर्स थे कांग्रेस के. अब
In the early years, 20 years जो थी ना, beginning 20 years of this Congress, ये जो Congress थी ना, इसके जो members थे, they were moderates. First 20 years जो Congress के थे ना, members were moderates. Moderates जो थे, they had full faith on British. They wanted reforms from the British. They believed in non-violence. Moderates believed in non-violence. मैंने अभी कांग्रेस के कुछ लीडर्स के नेम बोले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी एंड रमेश चंद्र दत्त एंड दादा भाई नारोजी, ये सब मॉडरेट लीडर्स थे एंड दे डिमांडेड कि इंडियन शुड गिवन हायर पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने ब्रिटिश को कहा कि हमें हायर पोजीशंस चाहिए. ब्रिटिश नेवर गिव हायर पोजीशंस टू इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. Moderate leaders demanded that Indians should also given higher positions in the administration. Provincial government should make more powerful. और साथ में इन्होंने कहा कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड इन लंदन, तो दैट वाज नॉट इजी फॉर इंडियंस टू अपेयर इन दोज एग्जामिनेशन. तो इन्होंने मॉडरेट लीडर्स ने अपनी डिमांड रखी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन. इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में तो वो होता ही है, विद ब्रिटेन के साथ वो इंडिया में भी कंडक्ट करवाओ. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटेन. क्योंकि अगर पहले ब्रिटेन में होता था तो इंडियंस वर नॉट Indians, it was not easy for Indians to appear in those examination. तो उन्होंने कहा कि वो एग्जामिनेशन आप इंडिया में भी करवाओ ताकि इंडियंस कुड गेट हायर पोजीशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस वजह से ये डिमांड्स थी मॉडरेट्स की. अब कांग्रेस में अब लीडर्स आ गए कुछ रेडिकल्स. जो रेडिकल्स थे ना, दे बिलीव्ड इन वायलेंस. रेडिकल्स को ही हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट. Radicals were also known as extremists. Moderates, extremists या फिर radicals. तो ये जो radicals थे ना, they believed in, या extremist एक ही बात है, radicals and extremists एक ही बात है. They believed in violence, ये violence में believe करते थे. They had no faith on British. इनको कोई ये they demanded इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो फेथ ऑन ब्रिटिश. तो या इनमें से इनके जो लीडर्स थे ना, वो थे लाल, बाल एंड पाल. लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक. तो बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. फ्रीडम में आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा. दीज वर द स्लोगन्स गिवन बाय रेडिकल लीडर्स. किसने दिया ये स्लोगन? बाल गंगाधर तिलक. फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तो लाला लाजपत राय के बारे में तो आप जानते ही हो कि ड्यूरिंग द साइमन कमीशन ही वाज बिटरली बीटन अप बाय द ब्रिटिश विद लैटिस, क्योंकि उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया था. एंड नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक का ही एक न्यूज़पेपर था केसरी. तो इस केसरी न्यूज़पेपर में, दो देयर वाज बैन ऑन द न्यूज़पेपर ऑन द पब्लिकेशन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, के वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने पंजाब के रेवोल्यूशनरीज के बारे में अपने केसरी न्यूज़पेपर में लिखा. ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश. तो रेडिकल्स जो थे, दे बिलीव्ड इन वायलेंस, दे बिलीव्ड इन independence, they wanted to get freedom from the British, so they had no faith on British. तो ये लोग bloodshed में believe करते थे. वो लोग आप कह सकते हो कि मीटिंग्स में, या फिर आप कह सकते हो कि रैलीज में ये लोग उनमें बिलीव करते थे. whereas radicals they believed in bloodshed. तो अब ब्रिटिश ने क्या किया? इन 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया. देयर वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. लॉर्ड कर्जन
The then Governor General Lord Curzon, he divided Bengal into two parts. Lord Curzon, he divided Bengal into two parts. Main motive behind this partition was to divide Hindus and Muslims. And on the other hand, we can say in those days, feelings of nationalism were spreading in Bengal. And British wanted to curb the feelings of nationalism in Bengal. तो इसलिए वो बंगाल को उन्होंने बांट दिया. But Lord Curzon said, उसने लोगों को क्या कहा, that we are going to divide Bengal into two parts because it is the biggest province and it's not easy to run the administration of such biggest province. So that's why we are going to divide Bengal to make administrative work easy. Kaha ye, but main motive behind the partition was to divide Hindus and Muslims on the basis of religion and to curb the nationalist feelings which were spreading in Bengal in those days. तो लॉर्ड कर्जन की डेविलिश पॉलिसी कहा जाता है इसे, डिवीजन ऑफ बंगाल. तो देयर वर प्रोटेस्ट इन द कंट्री अगेंस्ट दिस पार्टीशन. पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पार्टीशन, दे प्रोटेस्टेड. तो लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए. दे बर्न्ड ब्रिटिश गुड्स, दे स्टार्टेड यूजिंग इंडियन गुड्स, दे प्रमोटेड इंडियन गुड्स. एंड इन दोज डेज स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड. व्हिच मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट वाज. No, स्वदेशी का मतलब है यूज इंडियन गुड्स एंड बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स. स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो लोगों ने प्रोटेस्ट किए. ब्रिटिश गुड्स वर बर्न्ड एंड की पीपल स्टार्टेड वेयरिंग खादी, दे बायकॉटेड मिल मेड क्लोथ. तो जगह जगह ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट हुआ. तो देयर वाज वायलेंस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ब्रिटिश हैड टू कैंसल दिस पार्टीशन in 1911. अब 1911 को ब्रिटिश को इस पार्टीशन को कैंसल करना पड़ा. क्यों, कब कैंसल किया? जब उनका किंग जॉर्ज ब्रिटेन से वो इंडिया आए थे, किंग जॉर्ज. और तब ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल सिटी भी चेंज की थी. 1911 ब्रिटिश चेंज्ड देयर कैपिटल सिटी आल्सो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. अब अर्लियर द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश वाज कैलकाटा. जब ये सब कुछ हुआ तो कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश वाज कैलकाटा. बट इन 1911 ब्रिटिश चेंज्ड देयर कैपिटल सिटी फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. एंड किंग जॉर्ज के वेलकम के लिए उन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था. एंड देन उन्होंने बंगाल के पार्टीशन को भी कैंसिल किया था. अब 1906 में बीच में मुस्लिम लीग बनी. मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड. This league was formed to fight for the rights of Muslims. Muslim League was formed to fight for the rights of Muslims. क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम्स को लगता होता था कि हिंदुओं की है. तो मुस्लिम लीग was formed in 1906 to fight for the rights of Muslims. अब गांधी जी, अब इधर से आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई एंड एंडेड इन 1918. फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914, ended in 1918. In this war, India had no enmity with any country, but India had to participate this war on the behalf of the British. अब इस वार का इंडिया की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा? हम कहेंगे कि इन दिस वार ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटेन वाज द मेन कंट्री, यूके, रशिया, फ्रांस, यूएसए, तो ये थी मेन कंट्रीज अलाइड पावर्स. उधर से दूसरी कंट्रीज थी जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर, टर्की जो है ना. तो इन दिस वार ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन सफर्ड हैवी लॉसेस. ब्रिटेन को बहुत लॉस हुआ. अब ब्रिटेन ने अपनी सारी रिकवरी इंडिया से की. वाई फ्रॉम इंडिया? बिकॉज इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो ब्रिटेन ने अपनी सारी रिकवरी, ब्रिटेन सफर्ड, अब कोई भी वार होगी तो लॉस तो होएगा ही. तो ब्रिटेन सफर्ड हैवी लॉसेस इन दिस वार एंड ब्रिटिश डिड इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया. उन्होंने कैसे की? दे इम्पोज वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल. दे इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स दैट वाज इनकम टैक्स. तो in this way British did economic recovery from India. And in this war many youngsters lost their life because India fought this war on the behalf of the British. Many youngsters
they lost, many Indian youngsters lost their life in this war. So household income of India came down because in the families there were only women, children, old age people, no youngsters. So household income of families, of Indian families came down. On the other hand, British ने बहुत से taxes लगाए, उनके ऊपर एक नया टैक्स, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए, तो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की पुअर होती चली गई. बट ड्यूरिंग वार कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई. व्हाट हैपेंड, बिकॉज ब्रिटिश को वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी, ब्रिटेन वाज बिजी इन द वार, एंड ब्रिटिश ने वार रिलेटेड गुड्स इंडिया की इंडस्ट्रीज से बनवाई. वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द वार इंक्रीज्ड, क्योंकि उन इंडस्ट्रीज ने वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ वार, सच एज सोल्जर्स की यूनिफॉर्म्स, बेल्ट्स, शूज, ये सब कुछ बनना था. तो डिमांड ऑफ गुड्स, वार रिलेटेड गुड्स इंक्रीज्ड एंड वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि ब्रिटेन तो खुद के घर में बिजी था वार लड़ने में, तो वो इंडिया पे डिपेंडेंट था फॉर दीज गुड्स. तो इंडिया में इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज्ड, तो लोगों को जॉब्स मिली. बट एज द वार वाज ओवर, जैसे ही वार ओवर हुई, इंडस्ट्रीज जो थी वो शट डाउन हो गई. वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज केम डाउन, क्योंकि अब वार रिलेटेड गुड्स की डिमांड नहीं थी. तो ड्यू टू दिस रीजन अब वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज केम डाउन एंड इंडस्ट्रीज शट डाउन. जो जिन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी अब वो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे आफ्टर दिस वॉर. इम्पैक्ट ऑफ, हम कहेंगे इंडिया की इकोनॉमी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर क्या पड़ा, तो हम कहेंगे बैड पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश ने सारी रिकवरी कहाँ से की, इंडिया से. वैसे भी हाउस होल्ड इनकम इंडिया की डाउन जा चुकी थी. फिर हम बताएंगे कि वार रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ने के कारण नो डाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ वार. बट एज द वार वाज ओवर, तो द डिमांड ऑफ दीज गुड्स केम डाउन, तभी डिमांड डाउन चली गई. तो इस वजह से आप इस टॉपिक को बता सकते हो. देन अब ये वार चल रही है, तो इन 1915 गांधी जी इंडिया आए. गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915. अब गांधी जी जब इंडिया आए तो आते ही उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में लॉन्च की. सत्याग्रह मूवमेंट के लिए उन्होंने राउंड्स लिए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो ही टुक राउंड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सत्याग्रह राउंड्स. अब 1919 में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया. इन 1919 ब्रिटिश पास्ड रॉलेट एक्ट. विच एक्ट? रॉलेट एक्ट. अब रॉलेट एक्ट जो था ना, by this British could arrest any Indian without trial for 2 years. So Indians were against this act. तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह डिक्लेयर किया, हड़ताल डिक्लेयर कर दी इन होल ऑफ इंडिया. अब इंडिया में ड्यू टू हड़ताल देयर वाज वायलेंस, तो उधर से जनरल डायर को ब्रिटिश को इंडिया बुलाना पड़ा. जनरल डायर ने आके यहाँ पे मार्शल लॉ पास किया. And on 13 April 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया. What happened on 13 April? 13 अप्रैल को कांग्रेस ने पीसफुल मीटिंग रखी थी एट जलियांवाला बाग. 13 अप्रैल 1919 कांग्रेस ने एक पीसफुल, कांग्रेस कॉल्ड पीसफुल मीटिंग एट जलियांवाला बाग, अमृतसर. अब इस मीटिंग में लोग जो थे वो विद देयर किड्स चले गए टू अटेंड द मीटिंग. टू लोग तो ड्यू टू बैसाखी फेयर अमृतसर में आए थे, तो वो जलियांवाला बाग भी चले गए विद देयर किड्स. अब जनरल डायर क्लोज द नैरो गेट ऑफ दिस जलियांवाला बाग and he ordered his troops to fire on unarmed Indians. Many Indians lost their life in this incident. जलियांवाला बाग इंसिडेंट में बहुत से लोगों की डेथ हो गई. Whole India was shocked due to this incident. अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की. Which movement was launched by Mahatma Gandhi after Jallianwala Bagh incident? So that is non-cooperation movement. नाम से ही पता चलता है कि in this movement गांधी जी asked Indians not to cooperate. गांधी जी ने कहा था not to cooperate British. ब्रिटिश को कॉपरेट करना बंद कर दो. तो in this moment हम कहेंगे कि people started using Indian goods. They boycotted the British goods. They boycotted British institutions.
and people surrendered the titles given by the British. Rabindranath Tagore surrendered the title of knighthood given to him by the British for his exceptional work. तो इस वजह से लोगों ने अपने टाइटल तक सरेंडर कर दिए. So people boycotted the British goods during under non-cooperation movement. This movement was launched by Mahatma Gandhi, and when Gandhiji joined hands with Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, this movement came to be known as non-cooperation Khilafat movement. Non-cooperation Khilafat movement was launched by, अगर आपसे पूछा जाए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब ये मिलकर लॉन्च हुई तो इसको कहते हैं कि लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी एंड अली ब्रदर्स. अली ब्रदर्स के नाम आपको आने चाहिए, मोहम्मद अली एंड शौकत अली joined hands with महात्मा गांधी. अब हाउ दिस मूवमेंट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स, तो ये मूवमेंट डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हुई. फॉर एग्जांपल हम बात करें टाउन्स में स्प्रेड हुई. इन टाउन्स पीपल बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स एंड बर्न्ड ब्रिटिश गुड्स इन हीप. इन अगर हम बात करें इन कंट्री साइड पीपल turned violent and they attacked the houses of तालुकदास. They refused to pay revenue to the तालुकदास. इंडियन से भी लड़ी जा रहा था इस मूवमेंट में. फिर अगर हम बात करें इन प्लांटेशन एरियाज पीपल wanted to go back their home as they were enclosed in the plantation areas by the British. Now they wanted to go back their homes. तो अगर हम बात करें ट्राइबल एरियाज तो people wanted to collect forest produce and they turned violent here. तो इन डिफरेंट पार्ट्स दिस मूवमेंट स्प्रेड, ये मूवमेंट स्प्रेड हुई और लोग गांधी जी को मसीहा कहते होते थे. पीपल कॉल्ड महात्मा गांधी मसीहा और मैसेंजर हु टुक देम आउट ऑफ दिस डिस्ट्रेस सिचुएशन. उनको लगता था कि सारे पुअर जो कंडीशन है ना इंडियंस की अंडर ब्रिटिश, गांधी जी वुड टुक देम आउट ऑफ द डिस्ट्रेस सिचुएशन. दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड गांधी जी मसीहा, मैसेंजर सेंट बाय गॉड. अब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो थी दैट वाज कॉल्ड बैक बाय महात्मा गांधी विद द चोरी चोरा इंसिडेंट एंड दैट अकर्ड इन, अगर हम बात करें तो जनवरी 1921 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई. बट दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड बैक बाय महात्मा गांधी इन फरवरी 1922. क्योंकि चोरी चोरा में ना, चोरी चोरा एक विलेज है उत्तर प्रदेश का, वहां पे लोग वायलेंट हो गए एंड दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, सेट इट ऑन फायर and 22 policemen lost their life in this incident. So due to this, as people turned violent, Gandhi ji decided to call back. अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को 1922 में क्विट कर लिया, विदड्रॉ कर लिया. अब 1922 में ही अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड. स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, अब किस किसने बनाई, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. Which party was formed? Swaraj. Swaraj party was formed by CR Das and Motilal Nehru. अब स्वराज का मीनिंग है, स्व का मीनिंग है सेल्फ, राज का मीनिंग है रूल. स्वराज पार्टी का मीनिंग है सेल्फ रूल. फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. बिकॉज अब ये जो लीडर्स थे दे डिडंट वांट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस, इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेना चाहते थे. सॉरी, दे डिडंट वांट टू रिमेन विद महात्मा गांधी, या गांधी जी के साथ नहीं रहना चाहते थे. दे वांटेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस बिकॉज इनको लगता था कि बाय टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस दे वुड कम इन पावर एंड फोर्स ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स. तो स्वराज पार्टी CR दास मोतीलाल नेहरू ने बनाई. क्यों बनाई? बिकॉज दे वांटेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस. दे वर ऑन द व्यू दैट बाय टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस दे वुड कम इन पावर and forced British to introduce reforms in Indian administration. तो इस वजह से हम कहेंगे स्वराज पार्टी बनी. किसने बनाई? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. तो स्वराज पार्टी के बाद आपका इंडिया में वैसे तो साइमन कमीशन आया. साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर आया था, नॉट गिवन इन योर बुक. तो देन आपकी बुक में सीधा ही दिया हुआ है लाहौर सेशन. तो लाहौर सेशन was held under the leadership of पंडित जवाहरलाल नेहरू in December 1929. दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ. किसकी लीडरशिप में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में. विच सेशन was held? लाहौर सेशन under the leadership of पंडित जवाहरलाल नेहरू in December 1929.
अब इस सेशन में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज मांगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी और साथ में कहा पंडित नेहरू ने प्लेज ली, पंडित नेहरू प्लेज्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. Listen again. Lahore session was held in December 1929 under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. Here Pandit Jawaharlal Nehru pledged that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. और साथ में लाहौर सेशन में ही हम कहेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी थी लाहौर सेशन में। वैसे तो इसकी और भी प्रोविजंस हैं बट नॉट गिवन इन योर बुक, तो वैसे बता देती हूँ मैं आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे कांग्रेस ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर की थी आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, तो कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर की थी कि जो चेंजेस करने साइमन आया था दे ब्रिटिश वुड डू दोज चेंजेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो लाहौर सेशन में कांग्रेस के लीडर्स ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था और साथ में यहीं पे उन्होंने बोला था कि अगर गांधी जी की डिमांड्स हैं कुछ, अगर ब्रिटिश उसे पूरा नहीं करेंगे तो कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो ये और भी प्रोविजंस थी ना उसकी लाहौर सेशन की। तो अब इसके बाद क्या आ जाता है कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है डिसओबे ब्रिटिश रूल। डिसओबे ब्रिटिश रूल, इसका मीनिंग है नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश। सत्याग्रह मूवमेंट का मीनिंग फाइट फॉर ट्रुथ। दीज वर द मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। मैं गांधी जी की पहले मूवमेंट्स बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सत्याग्रह, सत्याग्रह का मीनिंग फाइट फॉर ट्रुथ। नॉन कोऑपरेशन, इसका मीनिंग नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश। Then civil disobedience, इसका meaning disobey British rule. And then in your book, Quit India movement is also given. And the meaning of Quit India movement, उस movement में गांधी जी ने ब्रिटिश को बोला था leave India and go back to your own country. तो ये मूवमेंट भी गांधी जी ने हम कहें तो अगस्त 1942 में लॉन्च की थी। सत्याग्रह मूवमेंट जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए तब लॉन्च की। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 को लॉन्च की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को लॉन्च की। एंड देन अगर हम बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट, इट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन अगस्त 1942। 1942 को महात्मा गांधी ने कौन सी मूवमेंट लॉन्च की? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश को कहा था गो बैक टू योर ओन कंट्री। So these were the movements launched by Mahatma Gandhi. अब civil disobedience movement में he asked people to break down the laws made by British. तो इसमें उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। अब यहाँ पे अगर बात करें व्हाई गांधी जी सिलेक्टेड सॉल्ट, क्यों उन्होंने सॉल्ट ही लिया? इतनी बड़ी मूवमेंट का मेन जो उन्होंने मोटिव वो सॉल्ट को क्यों लिया? तो इसमें हम कहेंगे ब्रिटिश जो थे ना, they did not allow Indians to collect salt from the sea. British had monopoly over salt trade. They imposed tax on salt and forced Indians to buy salt at high rate from the market. Indians were not allowed to collect salt from the sea. So Gandhiji was on the view that it was commodity that used in each and every kitchen, maybe of rich and poor. So by taking this small commodity, he wanted to challenge such a big authority that was British. तो इतनी सी छोटी सी कमोडिटी के साथ वो एक बड़ी अथॉरिटी ब्रिटिश को चैलेंज करना चाहते थे। That's why they selected salt. तो इस वजह से आप कह सकते हो क्यों उन्होंने सॉल्ट को सिलेक्ट किया।